ओके, तो ये सीएनएस चैप्टर 22 की फोर्थ वीडियो है जिसमें हम टॉलरेंस और डिपेंडेंस को देखने लगेंगे। अब टॉलरेंस की एग्जांपल आपको कैसे समझाऊं, वो ऐसे कि जैसे आजकल लोग पैनाडोल बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। जैसे हल्का सा सर दर्द होता है लोग पैनाडोल खा लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है उस पैनाडोल का असर होना जो कम होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, जो पहले एक पैनाडोल की गोली से उनके सर में दर्द कम हो रहा था, वो क्या होता है 2 पैनाडोल की गोली खाते हैं तो फिर उनके सर का दर्द खत्म होता है। तो इसमें क्या होता है, हम कैसे कर सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसी सेम इफेक्ट को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रग के डोज को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप मैं डेफिनेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास टॉलरेंस ये है, रिडक्शन इन ड्रग इफेक्ट, ड्रग के इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। रिक्वायरिंग एन इंक्रीज इन डोजेज, हमें डोजेज बढ़ानी पड़ती है टू मेंटेन द सेम रिस्पॉन्स। वही रिस्पॉन्स लाने के लिए अगर पहले 5 mg ऑफ ड्रग से जो है वो इफेक्ट आ रहा था, लेकिन बाद में क्या होगा हमें 10 mg लेना पड़ेगा, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, ठीक है। मतलब डोजेज ऑफ ड्रग जो है हम बढ़ाने पड़ते हैं। दिस इज टॉलरेंस। उसके बाद आ जाते हैं हम डिपेंडेंस के ऊपर। तो डिपेंडेंस क्या है कि पर्सन जो है एक ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अगर उस ड्रग को हम विदड्रॉ करेंगे तो पर्सन के अंदर बड़ी अनप्लेजेंट सी फीलिंग आएगी, उसे लगेगा कुछ ना कुछ कमी है, और जिस इफेक्ट को हम कम करने के लिए वो ड्रग यूज़ कर रहे थे ना, मतलब जो इफेक्ट फॉर एग्जांपल उस पर्सन को जो है वो हाइपर टेंशन थी, उसके लिए हम वो ड्रग यूज़ कर रहे थे, जब उस ड्रग को रिमूव करेंगे, उसको विदड्रॉ करेंगे, तो उस पर्सन के अंदर जो हाइपर टेंशन है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ड्रग जिस एक्चुअली वो कम कर रही थी ना, जिस चीज़ को कम कर रही थी, ड्रग को हटाने पर वो इफेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। डिपेंडेंट द स्टेट ऑफ रिस्पॉन्स टू अ ड्रग वेयर रिमूवल ऑफ द ड्रग इवॉल्व अनप्लेजेंट, पहले तो अनप्लेजेंट फीलिंग आती है, पॉसिबली लाइफ थ्रेटनिंग सिम्पटम, और ऑफन द ऑपोजिट ड्रग इफेक्ट, जो ड्रग का इफेक्ट होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकती हूँ। उसके बाद जी हम इसे क्लिनिकल यूज़ की तरफ आते हैं। अब क्लिनिकल यूज़ में हमने, जैसे आपने पहले फार्माकोडायनामिक पढ़ी, जिसका मतलब है आपने क्लिनिकल यूज़ कर लिया, यूज़ देख लिया। क्लिनिकल यूज़ का मतलब है कि वो तो इफेक्ट वो कॉज करती है, लेकिन जो क्लिनिकली हमें चाहिए होते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पेशेंट के अंदर इफेक्ट आए, तो वो इधर बता रहे होते हैं। वो पहले एंग्जाइटी स्टेट्स के अंदर भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे भी आपने ड्रग के नाम में मेनली जो चीज़ें मेन है ना वो याद करनी है कि पैनिक कंट्रोल के लिए जो है ना बेंजोडाइजिपाइंस आप यूज़ करती हैं, लेकिन कहते हैं कि हम प्रायोरिटी बता नहीं सकते, इतना ड्रग के अंदर कभी प्रायोरिटी हम देख नहीं सकते। अगर एक ड्रग जो है एक काम के लिए अच्छी है तो हो सकता है वो दूसरे काम के लिए बुरी हो, ठीक है। हम एक ड्रग को दूसरे ऊपर प्रायोरिटी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जो अल्प्राजोलम और क्लोनाजिपाम है ना, उसकी जो है एफिकेसी सारी बेंजोडाइजिपाइन से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर आपने देख लेनी है। किस मेनली किसके अंदर यूज़ होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक एंड फोबिक डिसऑर्डर्स, तो उनके लिए अल्प्राजोलम और क्लोनाजिपाम बेहद अच्छे, तो अपने नाम याद रखना, अल्प्राजोलम क्लोनाजिपाम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक एंड फोबिक डिसऑर्डर्स के लिए अच्छे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है। स्लीप डिसऑर्डर में अगर आप ये देखिए एज़ापिक्लोन, फ्लोराजिपाम और एस्ट्राजोलम, फ्लोराजिपाम और ट्राइजोलम जो है ना वो इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। और दूसरे जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर यूज होते हैं। उसके बाद जो है ज़ोलपेडम, ज़लेप्लॉन और एज़ापिक्लोन। ज़ोलपेडम और ज़लेप्लॉन मैंने आपको बताया था कि स्लीप पैटर्न को हमारे चेंज नहीं करते, और एज़ापिक्लोन जो है वो इंसोम्निया ट्रीटमेंट के अंदर यूज होता है। तो इनको मिला के अगर यूज़ करें तो बहुत अच्छे इफेक्ट होता है, क्योंकि देखो इंसोम्निया की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एज़ापिक्लोन आ गया, ज़ोलपेडम और ज़लेप्लॉन जो है वो रैपिड ऑनसेट ऑफ स्लीप करा देते हैं, लेकिन स्लीप पैटर्न को चेंज नहीं करते। और तीसरा फायदा इसका ये होता है कि डे टाइम जो है ना वो भी जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो भी नहीं होती। आपने अक्सर देखो कुछ ड्रग इस तरह की होती हैं कि अगर रात को यूज़ की जाए तो उसके दिन के अंदर बड़े बुरे असरात, यानी बंदा दिन में भी उसे डिजीनेस होती रहती है, उसे नींद आती रहती है, उसके दिमाग से काम नहीं कर पाता। लेकिन इस इफेक्ट में डे टाइम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं होती। कॉग्निशन का क्या मतलब होता है कि पर्सन अपनी पुरानी मेमोरी को यूज़ करके आगे अपने जो मसाइल है उसे हल कर रहा हो, तो यहाँ पे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे बस ये देखना है। उसके बाद अदर ड्रग यूजेस में कैसे थायोपेंटल जो है वो एनेस्थीसिया करवाते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पे देखा था ना, जो एनेस्थीसिया हमने देखा था कि मिडाजोलम, थायोपेंटल और डायज़ेपाम था। तो यहाँ पे बेसिकली जो थायोपेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बताया था ना चैप्टर के शुरू में कि इसका जो है ना लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका रैपिड काम होगा। उसके बाद जी हमारे पास कुछ ड्रग्स और हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी थी इस रजिस्टर के अंदर। तो ये देखें वही चीज़ें यहाँ पे क्लिनिकल यूज़ में, तो सिडेशन के अंदर सारी स्पेसिफिकली अल्प्राजोलम और क्लोनाजिपाम में मैंने लिख दी यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा था ना सिडेशन के अंदर एंग्जाइटी स्टेट्स वाला। उसके बाद हिप्नोसिस के अंदर ज़ोलपेडम, ज़लेप्लॉन आ जाता है, स्लीप पैटर्न को चेंज नहीं करता। अब मैंने स्लीप पैटर्न को चेंज इतनी दफ़ा बोल दिया है, होपफुली अब आपको भूलेगा नहीं कभी। एनेस्थीसिया, मिडाजोलम, थायोपेंटल और डायज़ेपाम, मसल रिलैक्सेंट में डायज़ेपाम और मैप्रोबामेट, डायज़ेपाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये स्पेसिफिकली यूज होता है। मेडुलरी डिप्रेशन में अल्कोहल बारबिटरेट और एंटी कन्वर्सन में फिनोबार्बिटल एंड क्लोनाजिपाम।
ये वीडियो भी काफ़ी हो चुकी है। चलिए टॉक्सिसिटी हम इसी वीडियो के अंदर कर ही लेते हैं। तो टॉक्सिसिटी में साइकोमोटर डिसफंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि टॉक्सिसिटी का क्या मतलब होता है कि अगर एक ड्रग को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लें तो उसके जो साइड इफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं, वो तो साइकोमोटर डिसफंक्शन नज़र आते हैं। और फिर नज़र आता है सीनस का डिप्रेशन। जितना हम चाह रहे होते हैं, मतलब हमने तो ये कराना होता है ना कि बंदे को नींद आ जाए, सीनस थोड़ा सा डिप्रेस हो जाए, लेकिन ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। उसके ओवरडोजेज के भी कुछ इफेक्ट है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन। उसके बाद दूसरे एडवर्स इफेक्ट नज़र आते हैं, जैसे कि उससे इंटरमीडिएट पोरफायरिया हो सकता है, एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया, या फिर एंटीकोगुलेंट इफेक्ट विकास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइकोमोटर डिसफंक्शन के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन के अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी, जिसमें मैंने बताया था। लेकिन हम क्या यूज़ करें तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं होगी अगर हम ज़ोलपेटम, ज़ोलेपनॉन और एसेप्टेक्लॉन यूज़ करें, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, लिखा हुआ है रैपिड ऑनसेट, मिनिमल इफेक्ट ऑन ड्रग पैटर्न एंड सी पैटर्न एंड काज लेस टी टाइम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देन बेंजोडाइजेपिन। तो बस ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं हम अच्छा, आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि जो बेंजोडाइजेपाइन है ना, अपने एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका ये बड़ा नुकसान होता है कि दिन के टाइम भी ना कोग्निटिव इम्पेयरमेंट करवा रहा होता है ये। उसके बाद ये एंटीरोग्रेड इमेज भी करा सकते हैं। तो आपने क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है, डेटिव इम्पेयरमेंट, साइकोमोटर स्किल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं, डे टाइम कॉग्निशन जो है वो खत्म हो जाती है, और एंटीरोग्रेड इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे बंदे को जो ड्रग लेने के दौरान जो काम होता है ना, वो जो वो कर रहा होता है उसे वो नहीं याद रहता है कि वो किधर था, क्या हो रहा था उसके साथ। तो ये जो है ना डे ट्रेप के अंदर यूज़ होता है। आपने अक्सर ड्रामाज में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा कि वो अल्कोहल के अंदर कोई दवाई मिला कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो पर्सन उसे डिजीनेस फील होने जाती है, वॉमिटिंग, और वो बेहोश होना शुरू हो जाता है। तो ये डे ट्रिप के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन भी होता है, यानी कि सीएनएस डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये बस आपने देख लेना है, कुछ इसमें खात नहीं। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा सीनियर डिप्रेशन तब होता है जब हम अल्कोहल बेवरेजेस के साथ, एंटी हिस्टामीन्स के साथ, एंटी साइकोटिक ड्रग, यानी कि जो जिन ड्रग का ये वाला काम है, अगर उनके साथ ये दे दी जाए तो फिर ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ज़्यादा सीनियर डिप्रेशन, जैसे ओपिएट को पता है सीनियर्स को रिप्रेस कर रहे होते हैं, ये भी ले लिया जाए तो और डिप्रेशन हो जाएगा। और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, तो ये कुछ ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, एंटी हिस्टामीन है, एंटी साइकोटिक ड्रग हैं, ओपिएट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उनके साथ क्या होता है, सीनियर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर ओवरडोजेज में आ जाते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो रिस्पायरेटरी, कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है। लेकिन फिर अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको एनेस्थीसिया के लिए दे भी रहे हो ना, तो साथ में हमें ये देखना चाहिए कि उस पर्सन का कम से कम एयरवे जो है वो ओपन रहे, या कोई दूसरी उसको ना मैकेनिकल सपोर्ट दे दी जाए, वेंटिलेशन दे दी जाए, ताकि वेंटिलेटर पर रख दी जाए, ताकि उसको सांस का कभी मसला हो कि उससे उसकी डेथ वाक़या ना हो जाए। अच्छा, अब है अदर एडवर्स इफेक्ट। तो अदर एडवर्स इफेक्ट में क्या आ जाता है कि लीवर के अंदर, आपको पता है इनका मोस्टली जो है ना हिपैटिक मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। तो अब अगर लीवर के एंजाइम्स के थ्रू हो रहा होगा तो आपको पता है कि जैसे जैसे एक चीज़ को हम अगर ज़्यादा वो एक्यूमुलेट हो रही है तो उसके डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम भी ज़्यादा आते हैं। तो फिर वो एक चीज़ बन जाती है कि एंजाइम ज़्यादा ही रहते हैं। जब वो एंजाइम ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके डिफरेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बारबिटरेट का लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो उससे एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया होना शुरू हो जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा। सिर्फ क्लोरल हाइड्रेट अगर यूज़ किया जाए ना तो ये करता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन से कॉम्बिनेंस को हटा देता है, इसकी वजह से एंटी कोगुलेंट इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये इसके अदर एडवर्स इफेक्ट आ गए। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी है। अब हम क्या करेंगे, जो एटिपिकल सीरेटिव हिप्नोटिक्स हैं उसको इसके फाइनल वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।